हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें सबसे पहले हम मॉडर्न राइटिंग में अपने राइटर चिनुआ अचीबे की बात करेंगे। इनका जन्म 16 नवंबर 1930 में हुआ था और इनकी डेथ 21 मार्च 2013 में हुई थी। ये नाइजीरिया से बिलोंग करते थे, इसीलिए इन्हें नाइजीरियन नॉवेलिस्ट, पोएट एंड क्रिटिक कहा जाता है। एंड वाइडली इनको जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न अफ्रीकन राइटिंग के नाम से। बॉर्न हुआ था ओगिडी में, जो कॉलोनियल नाइजीरिया था, जब नाइजीरिया कॉलोनाइज्ड था ब्रिटिशर्स का, उनके अंडर था, इंपीरियलिज्म के अंडर था। वहां पर एक जगह है ओगिडी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। एंड हिज चाइल्डहुड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत इग्बो ट्रेडिशनल कल्चर एंड कॉलोनियल क्रिश्चियनिटी। और इनका जो चाइल्डहुड था वो इन दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ, ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ इग्बो एंड जो कॉलोनियल क्रिश्चियनिटी थी, इन दोनों से। 2007 में इन्होंने जीता मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। वो लिखा करते थे और डिफेंड भी करते थे कि हमें अपने वर्क्स इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एज द मीन्स टू रीच ए ब्रॉड ऑडियंस। क्योंकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और एक मीन्स बन सकती है, एक माध्यम बन सकती है ब्रॉड, बहुत दूर तक फैली हुई ऑडियंस के लिए। ड्यूरिंग हिज स्टडीज, अपनी स्टडीज के दौरान ये बहुत क्रिटिकल हो गए वेस्टर्न लिटरेचर के अबाउट अफ्रीका, पर्टिकुलरली जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस के लिए। क्रिटिकल दैट मीन्स जोसेफ कॉनरेड ने जो भी हार्ट ऑफ डार्कनेस में लिखा, उनके ये उस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने क्रिटिकली एनालाइज किया, उसके गुड पॉइंट्स एंड बैड पॉइंट्स, हर चीज को इन्होंने अच्छे से एनालाइज किया था। He decided to become a writer after reading Mr. Johnson by जोएस कैरी। तो इन्होंने पहले एक वर्क पढ़ा, जोएस कैरी ने जो लिखा था मिस्टर जॉनसन नाम का एक वर्क, उसको पढ़ने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक राइटर बनेंगे। because of the book's portrayal of its Nigerian characters as either savages or buffoons। क्योंकि बुक ने कैसे पोर्ट्रेल किया था नाइजीरिया के कैरेक्टर्स को, नाइजीरिया के लोगों को, कि वो या तो सैवेज हैं, वाइल्ड है, या फिर बफून्स हैं, ठीक है, या फिर वो जोकर हैं, बफून्स। अजीबे की डिब्यूट एक ऑथर के रूप में 1950 में हुआ, जब उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की मैगजीन जिसका नाम था यूनिवर्सिटी हेराल्ड, उसके लिए एक वर्क लिखा था जिसका नाम था पोलर अंडर ग्रेजुएट। ही फॉन्डली रीड विलियम शेक्सपियर एंड जॉन बनियान। इनके वर्क्स को पढ़ना इसको बहुत पसंद था, फॉन्डली। Many of his childhood experience later used in his writing, especially the impact of his parents। इसके पेरेंट्स ने कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियनिटी में, अपने रिलीजन को चेंज कर लिया था। तो इन सब का असर, जो चाइल्डहुड के जो ये एक्सपीरियंसेस थे, इनका असर हम चिनुआ अचीबे की राइटिंग में देख सकते हैं। एंड ही सर्व्ड एज द हेराल्ड, हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था, उसके एडिटर के रूप में 1951 से 52, जब अपने स्कूल में थे उस दौरान ये एक एडिटर बने थे इस हेराल्ड न्यूज़पेपर के। इनकी सबसे फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी इन अ विलेज चर्च, जो 1951 में आई थी। आफ्टर ग्रेजुएशन इन्होंने इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया मर्चेंट्स ऑफ लाइट स्कूल, जो एक ओबा नामक प्लेस पे था। आफ्टर 4 मंथ्स, वहाँ पे 4 मंथ सर्विस करने के बाद इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया और काम करना स्टार्ट किया नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के लिए, जो कि एक रेडियो नेटवर्क था। एंड ही वाज असाइंड, और उसको असाइन किया गया था टू द टॉक्स डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर स्क्रिप्ट लिखना ओरल डिलीवरी के लिए। वाइल ही वॉज वर्किंग एज ए स्क्रिप्ट राइटर, अभी वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम कर रहे थे, तो इनको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये ट्रैवल करें लंदन की। सो ही वैंट टू द लंदन एंड ऑल दोज एक्सपीरियंस ऑफ लंदन ही हैज रिटन डाउन इन हिज वर्क्स। तो जो भी एक्सपीरियंस था लंदन का, उन सबको इसने अपने वर्क्स में लिखना स्टार्ट किया। इन 1990 ही मैट विद एन ओफुल कार एक्सीडेंट, और इनका क्या हो गया, 1990 में कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, बैक साइड से पैरालाइज हो गए थे। एंड ही वाज कन्फाइंड टू द व्हील चेयर एट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और अपनी बाकी लाइफ इन्होंने व्हील चेयर पर ही गुजारी। एंड ये इतने फेमस हो चुके थे, ही वाज साइटेड बाय द लेट नेल्सन मंडेला, जो प्रेसिडेंट बने थे अफ्रीका के, एज वन ऑफ हिज फेवरेट ऑथर्स। तो उन्होंने कहा था कि चिनुआ अचीबे मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक ऑथर है। अब इनके वर्क्स की बात करें तो सबसे पहले इनके वर्क आए एक ट्रायोलॉजी के अंडर, जिसका नाम था द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी, और इसका जो फर्स्ट वर्क था दैट इज थिंग्स फॉल अपार्ट। एंड ये वर्क
इट वॉज इमीडिएट सक्सेस, आते ही सक्सेसफुल हो गया था। सेकेंड वर्क था नो लॉन्गर एट ईज एंड थर्ड था एरो ऑफ गॉड। तो इसे बोलते हैं द अफ्रीकन ट्रायलॉजी। तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि 1958 में आया था। एंड इसका जो टाइटल है थिंग्स फॉल अपार्ट, W.B. येट्स की एक पोयम है द सेकंड कमिंग, उसमें से लिया गया है। एंड ये इनका मैग्नम ओपस मतलब मास्टरपीस वर्क कह सकते हैं है। सेट इन, कहाँ पे सेट किया गया है, कहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है, उमियोफिया, एक फिक्शनल क्लस्टर ऑफ 9 विलेजेस इन इग्बो लैंड। इग्बो की जमीन पे 9 विलेजों का एक क्लस्टर है, एक ग्रुप है जो कि फिक्शनल है। वी नो दैट दीज ऑल आर फिक्शनल, ठीक है, कैरेक्टर फिक्शनल है। स्टोरी ही, जब नोवेल ही नाम आ गया तो नोवेल क्या होती है, फिक्टिशियस थिंग है, ठीक है। एंड स्टोरी ऑफ ए यम फार्मर, एक फार्मर है जो यम की खेती करता है, उसकी स्टोरी है जिसका नाम है ओकोंकोवो। एंड इसमें कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट का यूज किया गया है जो कि चिनुआ अचीबे ने अपनी लाइफ के यूज किए हैं। एंड इट हैवीली डील विद द इफेक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो हम कह सकते हैं कि ये इसकी थीम है ऑन द नेटिव पीपल, की कॉलोनाइजेशन का वहाँ के नेटिव लोगों पर, अफ्रीका के नेटिव लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ा था। एंड ऑल्सो एग्जामाइन्स द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द नाइजीरियन विलेज, और वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर को भी एग्जामाइन किया गया है। इसके सिंबल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कोला नट। ये सिंबल सिंबलाइज करता है पीस को, रिस्पेक्ट को, हॉस्पिटैलिटी को एंड ब्रदरहुड को, आपसी भाईचारे को। सेकंड है द लोकस्ट, एंड ये लोकस्ट ये सिंबलाइज करते हैं अराइवल ऑफ वाइट कॉलोनिस्ट एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। नंबर थर्ड है फायर, जो ये दिखाती है एक्सट्रीम एंगर एंड डिस्ट्रक्टिव मैस्कुलिनिटी। फोर्थ है इग्वू मास्क, जो कि ट्रेडिशनल लॉ, जस्टिस एंड ट्रेडिशनल ऑर्डर को दिखाते हैं। नेक्स्ट है द यम, जो मैस्कुलिनिटी, वेल्थ एंड स्टेटस इन सोसाइटी इनको दिखाते हैं। तो EMRS के एग्जाम में इनसे रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन बना था इन 2023, इसलिए मैंने तीनों वर्क्स के सिंबल्स को ऐड कर दिया है। एंड मैंने जैसे कि बताया कि ये नोवेल क्या थी, इमीडिएट सक्सेस थी। अब बात कर लेते हैं सेकंड वन की, एंड दैट इज नो लॉन्गर एट ईज, जो आई 1960 में। एंड ये सीक्वल थी थिंग्स फॉल अपार्ट की, एंड सेकंड बुक थी अफ्रीकन ट्रायलॉजी की। ये किसके बारे में है, एक सिविल सर्वेंट है जिसका नाम है ओबी ओकोंकोवो, जो कि ग्रैंड सन है, पोता है ओकोंकोवो का। जो थिंग्स फॉल अपार्ट का हमारा मेन कैरेक्टर था, रेसलर है वो ओकोंकोवो, उसकी डेथ हो जाती है उसी वक्त में। उसके बाद अब स्टोरी कहाँ मूव करती है, सेकंड में नो लॉन्गर एट ईज में उसके ग्रैंडसन से। और ये वर्क भी कहाँ पर सेट किया गया है, उमियोफिया, उसी सेम विलेज में जिसमें थिंग्स फॉल अपार्ट की सेटिंग की गई है। ही लीव्स हिज विलेज फॉर एन एजुकेशन इन ब्रिटेन, तो ये अपने विलेज को लीव कर देता, छोड़ देता है अपनी एजुकेशन के लिए ब्रिटेन में। एंड वहां पर एक जॉब करने लग जाता है नाइजीरियन कॉलोनियल सिविल सर्विसेज में। एंड बट व्हेन ही लुक एट द कॉन्फ्लिक्ट दैट ही इज फेसिंग बिटवीन हिज अफ्रीकन कल्चर एंड वेस्टर्न लाइफस्टाइल, ही एंड्स अप टेकिंग ब्राइब इन द सर्विस। तो बाद में क्या, करप्ट हो जाता है खुद भी, इसको भी फेस होती है वही प्रॉब्लम्स, वेदर ही बिलोंग्स टू द अफ्रीकन कल्चर या फिर वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपना ले, ठीक है। सिंबल्स की बात करें, द ग्रीन कार्ड जो दिखाती है वेस्टर्न लग्जरी एंड हाई सोशल स्टेटस को। सेकंड द एंगेजमेंट रिंग, जो सिंबलाइज करते हैं मॉडर्न लव को एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये सिंबल है पेनफुल क्लैश बिटवीन मॉडर्न डिजायर्स के बीच में एंड एंशियंट जो ट्राइबल के टैबूज है, कि जिन चीज़ों की हमारा जो इनका एंशियंट जो ट्राइबल है, जो इनकी कबीले की जाति है वो टैबू करती है। थर्ड है द सिटी ऑफ लेगोस, जो करप्शन, कैओस एंड मोरल डिके के बारे में बताती है। हमारा थर्ड वर्क है एरो ऑफ गॉड, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ था। ये सीक्वल था नो लॉन्गर एट ईज का, एंड थर्ड बुक थी अफ्रीकन ट्रायलॉजी की। नोवेल सेट की गई है डिफरेंट प्लेस अम्यो राव, ठीक है, उमू राव में एक फिक्शनल कॉन्फिडरेशन है। इसमें 6 इग्बो विलेजेस का, जो इन साउथ ईस्टर्न नाइजीरिया में है, उनका क्लस्टर दिखाया गया है। ये स्टोरी है इजीली, एक चीफ प्रीस्ट है उलू जगह का, उसके बारे में बताई गई है। एंड ही शॉक्ड बाय द पावर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड ही ऑर्डर्स हिज सन टू लीव द फॉरनर सीक्रेट, टू लर्न द फॉरनर सीक्रेट, की इन फॉरनर्स के सीक्रेट को सीखो। इस चीज के लिए अपने बेटे को ये क्या करता, ऑर्डर दे देता है। ही कन्फ्रंट्स द कॉलोनियल पावर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज इन 1920, तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं थी कॉलोनियल पावर्स। एंड इसमें एक फेमस इग्बो फ्रेज का यूज किया गया है, दैट इज विल ऑफ गॉड, जिसका मतलब होता है रिवोल्ट अगेंस्ट द पीपल एंड डू आवर कंट्री फ्री,
ठीक है, लोगों के खिलाफ रिवोल्ट करो और अपनी कंट्री को फ्री कराओ। इसमें सिंबल्स का यूज किया गया है, द वाइट क्ले नजू जो सिंबलाइज करता है पीस, प्योरिटी, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल बैलेंस को। सेकेंड है द रॉयल पाइथन जो बताता है ट्रेडिशनल रिलीजन एंड स्पिरिचुअल टैबू को। थर्ड है द 12 सैक्रेड यम्स जो कि दिखाते हैं टाइम को, रिलीजियस अथॉरिटी एंड कंट्रोल को। नेक्स्ट है द इकिंगा जो पर्सनल स्ट्रेंथ, मैनहुड एंड सक्सेस को सिंबलाइज करता है। अब अदर देन इन 3 नॉवेल्स के अलावा फोर्थ थी अ मैन ऑफ द पीपल जो 1966 में पब्लिश हुई थी, एंड एक सटायर थी सेट इन एन अननेम्ड अफ्रीकन स्टेट विच हैज जस्ट अटेन इंडिपेंडेंस। एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी अभी आज़ादी प्राप्त की है, तो उसके ऊपर एक सटायर के रूप में ये लिखी गई थी। एक टीचर है जिसका नाम है ओडिली समालू जो कि एक विलेज है अनंता, वहां से बिलोंग करता है और वहां की करप्ट मिनिस्टर के खिलाफ है, और करप्ट मिनिस्टर ऑफ कल्चर जिसका नाम है नंगा फॉर हिज पार्लियामेंट सीट। ओडिली रिप्रेजेंट करता है उस चेंजिंग यंगर जनरेशन को, ठीक है, आज के जमाने के युवा को, वेयर इज नंगा रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ नाइजीरिया। नंगा रिप्रेजेंट करता है नाइजीरिया के उसी पुराने कस्टम्स को, एंड देयर व्यूज हैव कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों के व्यूज में हमें कॉन्फ्लिक्ट, टकराव, संघर्ष देखने को मिलता है। नेक्स्ट वर्क है एंथिल्स ऑफ द सवाना जो कि पब्लिश हुआ था 1987 में, एंड इट इज ऑल्सो ए नोवेल, एंड ये 3 फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें नंबर 1 है सेम हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट नाउ, वो प्रेसिडेंट बन गया है। सेकेंड है क्रिस जो कि कमिश्नर ऑफ इंफॉर्मेशन है, एंड नेक्स्ट है इकेम ओसोडी जो कि एडिटर है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए गए न्यूज़पेपर का, एंड न्यूज़पेपर का नाम क्या है, नेशनल गैजेट। वैन सेम बिकम द प्रेसिडेंट, जब सैम प्रेसिडेंट बनता है तो बहुत खुश होता है और अपनी खुशी में वो क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है और एक डिक्टेटर, एक तानाशाह राजा बन जाता है। क्रिस इज अवेयर ऑफ हाउ डेंजरस सैम इज, क्रिस को पता चलता है कि सेम कितना खतरनाक हो गया है। देन इकेम जो थर्ड फ्रेंड था स्टार्ट्स राइटिंग, क्योंकि वो क्या था, एडिटर था, तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है क्रांतिकारी विचारों को, रेडिकल एंड लिबरल आर्टिकल्स एंड एड्रेसिंग टू द पीपल टू स्टैंड अप एंड रिवोल्ट अगेंस्ट सैम। तो वो लिखता है रेडिकल अपने क्रांतिकारी विचारों को कि लोग खड़े हो जाओ और रिवोल्ट कर दो सैम के खिलाफ। एंड एट द एंड सैम वांट्स टू सस्पेंड इकम, अब सैम चाहता है कि सस्पेंड कर दिया जाए इकम को। एंड क्रिस कन्फ्लिक्ट को फेस करता है वेदर ही शुड सपोर्ट सैम, कि वो या तो सैम को सपोर्ट करे या फिर इकैम को सपोर्ट करे। एंड देयर इज ए फेमस कोट इन दिस वर्क एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ लेजी मैन्स अपोलॉजी, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट एवर रिटन बाय आवर राइटर चिनुआ अचीबे, जिसका मतलब होता है टाल मटोल करना एक आलसी व्यक्ति का बहाना है, मतलब काम को आगे टालना सिर्फ अपनी सुस्ती को छिपाने का एक तरीका मात्र है। अब बारी है शॉर्ट स्टोरीज की। 5 इंपॉर्टेंट नॉवेल्स के बाद हम शॉर्ट स्टोरीज की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है गर्ल्स एट वार एंड अदर स्टोरीज जो पब्लिश हुई थी 1972 में, एंड एक कलेक्शन थी 12 शॉर्ट स्टोरीज का, जिसमें कितना टाइम स्पेन दिखाया गया है, 20 ईयर्स ऑफ अचीवेज राइटिंग, और कैप्चर करती है टर्बुलेंट एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइजीरियन सोसाइटी, नाइजीरियन सोसाइटी की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी उसको दिखाती है। एंड एक वुमेन की स्टोरी है जिसका नाम है ग्लैडीज जो ज्वाइन करती है बायफ्रेंड मिलिट्री को, जो यह दिखाता है कि हाउ वॉर करप्ट्स इनोसेंट पीपल एंड क्रिएट्स मॉरल कॉम्प्रोमाइज। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं व्हाट इज द बायफ्रियन वॉर। तो बायफेरियन वॉर जिसे नाइजीरियन सिविल वॉर भी कहा जाता है, ये नाइजीरिया के इतिहास का सबसे दर्दनाक और भयानक युद्ध था, एंड ये युद्ध 1967 से 1970 तक चला था, और इसके बाद एक नया देश बायफेरिया जो नाइजीरिया से अलग होकर बना था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रिटिकल एसेज एंड नॉन फिक्शन वर्क्स की। सबसे पहला है मॉर्निंग येट ऑन क्रिएशन डे जो कि पब्लिश हुआ 1975 में, एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज जो डिफेंड करता है यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय द अफ्रीकन राइटर्स, कि अफ्रीकन राइटर्स को इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी चाहिए अपने वर्क के लिए टू रिक्लेम देयर स्टोरीज ऑन द ग्लोबल स्टेज। नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ अफ्रीका रेसिज्म इन कॉनरैड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1975 एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। ये ग्राउंड ब्रेकिंग था, एक क्रांतिकारी पब्लिक लेक्चर था, एक चेंजेबल पब्लिक लेक्चर था दैट फंडामेंटली ऑल्टर्ड पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, जिसने पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज को ही चेंज करके रख दिया।
Achibe condemned Joseph Conrad as a thoroughgoing racist for treating Africa as a mere backdrop and reducing Africans to dehumanized caricatures. तो इसमें वो बताता है, एक ग्राउंड ब्रेकिंग, मैंने बताया, क्रांतिकारी भाषण था जिसने साहित्य को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। और इसमें जो हार्ट ऑफ डार्कनेस किताब लिखी थी जोसेफ कॉनरेड, तो उसमें उसको क्या बोला इसने कि दैट ही इज ए थोरो गोइंग रेसिस्ट, कि वो तो एक कट्टर नस्लवादी है, जातिवादी है। ठीक है। अचीबे ने आरोप लगाया कि कॉनरेड ने अफ्रीका को अपनी कहानी में सिर्फ एक बैकड्रॉप, एक पृष्ठभूमि की तरह इस्तेमाल किया है और अफ्रीकी लोगों को असली इंसान न दिखाकर केवल अजीब से डिह्यूमनाइज कैरिकेचर्स, कार्टून के रूप में पेश किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द ट्रबल विद नाइजीरिया एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन 1983 एंड ये एक पॉलिटिकल पैम्फलेट है जो ब्लेम करती है नाइजीरिया के सिस्टमिक चैलेंजेस को इंटायरली ऑन ए फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ट्राइबलिज्म। तो इसमें ये दिखाता है कि जो ये देश का फेलियर है, ये फेलियर सिर्फ देश का नहीं है, पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से है। सिस्टम के उन प्रॉब्लम्स को, जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी समस्याओं के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एसेज एंड नॉन फिक्शन। सब फोर्थ नंबर है होप्स एंड इम्पेडिमेंट्स दैट वाज पब्लिश इन 1988। ये एक एसेज कलेक्शन है जिसमें ये आर्ट, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करता है। नंबर फिफ्थ है द एजुकेशन ऑफ ए ब्रिटिश प्रोटेक्टेड चाइल्ड दैट वाज पब्लिश इन 1998। ये कलेक्शन है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल एसेज का, किसकी? चिनुआ अचीबे की। नेक्स्ट है देयर वाज ए कंट्री अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ बाइफ्रा दैट वाज पब्लिश इन 2012, क्योंकि इनकी डेथ कब हुई थी? 2013 में। तो फाइनल मेजर वर्क एंड मेमोर अबाउट हैरोइंग इवेंट्स ऑफ द नाइजीरियन सिविल वॉर, तो उसके बारे में बताया गया है। ये इनका फाइनल बड़ा वर्क है। पोइट्री कलेक्शन एंड चिल्ड्रन बुक्स की बात करें तो सबसे पहला है बिवेयर साउल ब्रदर्स दैट वाज पब्लिश्ड इन 1971। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जो नाइजीरियन सिविल वॉर के बारे में है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम में इन्होंने क्या देखा था? नाइजीरियन सिविल वॉर, दैट मीन्स जिसका दूसरा नाम क्या है? बाइफ्रेन सिविल वॉर को देखा था। तो उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में पोएम्स लिखते हैं, उसके बारे में नॉवेल्स लिखते हैं, उसके बारे में क्रिटिकल एसेज लिखते हैं। नेक्स्ट है चीके एंड द रिवर दैट वाज पब्लिश्ड इन 1966। ये चिल्ड्रंस बुक है एंड एक यंग बॉय चीके की कहानी है जो ड्रीम करता है क्रॉस करने की नाइजीरिया रिवर को टू द बस्टलिंग सिटी ऑफ असाबा। जाना कहाँ जाता है? जाना कहाँ चाहता है? असाबा की सिटी में। एंड टीचिंग लेसन्स, और क्या सिखाता है? एम्बिशन एंड कौशल के लेसन्स सिखाता है। आज की इस वीडियो में चिनुआ अचीबे से रिलेटेड हर एक पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है एंड आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इनफ रहेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।